प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आवेश का क्वांटीकरण, आवेश के संरक्षण के बारे में पढ़ा था। आवेश के संरक्षण में हमने पढ़ा था कि किसी विलगित निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण भी दिया था कि कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, यानी कि कांच की छड़ से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं। फिर हमने आवेश के क्वांटीकरण के बारे में पढ़ा था और हमने आवेश के क्वांटीकरण के बारे में कहा था कि प्रकृति में आवेश जो होता है एक निश्चित न्यूनतम आवेश E का पूर्णांक गुणज होता है, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को जब आवेश स्थानांतरित होता है तो वो Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप में होता है। इस E की वैल्यू भी हमें पता है, इस E की वैल्यू 1.6 10⁻⁹ कूलाम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। तो शुरुआत करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम समझने के लिए हम बिंदु आवेश से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बिंदु आवेश है क्या। बच्चों, मान लो कि ये दो वस्तुएं हैं, आवेशित वस्तु हैं। इन पर मैंने धनावेश दे दिया और इसको ऋणावेश दे दिया। ये दो वस्तुएं हैं आवेशित, और इन आवेशित वस्तुओं के बीच की हम लोगों ने कुछ दूरी ले ली। मान लो ये दूरी R है। तो बच्चों, दूरी की तुलना में इन आवेशित वस्तुओं का जो आकार है, साइज है, आवेशित वस्तुओं का आकार अगर दूरी की तुलना में बहुत कम है तो इसे हम बिंदु आवेश बोल सकते। तो आपसे बिंदु आवेश की परिभाषा भी कोई पूछ ले तो वही कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसकी तुलना में आवेशित वस्तुओं का आकार बहुत कम है। यह सामान्य सी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर दो आवेश ले लिए, एक धन Q आवेश है और इसमें धन Q2 आवेश है। अब आप ये देखें कि जब दोनों एक ही प्रकृति के आवेश होते हैं, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब समझाया था कि जब दोनों धन हो या फिर दोनों ऋण हो तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इन दोनों में क्या होती है, दुश्मनी होती है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि जब दोनों आवेश विपरीत होते हैं तो उनमें दोस्ती होती है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है, ये ज्ञान हमारा पुराना है। तो ये जो आवेश हैं धनावेश हैं और ये आवेश भी धनावेश हैं, इन दोनों में लड़ाई रही होगी। ठीक, अगर ये दोनों को में पास पास आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो इसने इसको लगाया धक्का इधर, F12, पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, पहले पर दूसरे के कारण बल। फिर जब दूसरा पहले को धक्का लगा रहा तो क्या पहला दूसरे को नहीं लगाएगा, लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा भैया। तो दूसरे पर पहले ने लगाया तो F21, तो दूसरे पर पहले के कारण, ठीक है, सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। इसी प्रकार से अगर दोनों विपरीत है तो दोस्ती होगी। तो भैया आप यूं मान के चलो कि ये दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे से दूर हैं, तो अब ये दोस्त बुला रहा कि चल तू मेरे पास आ जा भाई, ये इसको आकर्षित कर रहा है, यानी इस पर बल लगा रहा है। तो पहले पर दूसरे के कारण बल। इसी प्रकार से ये वाला इसको बुला रहा है, दूसरे पर पहले के कारण बल। तो इसमें जो बल लग रहा है वो आकर्षण प्रकृति का है, यहां पर जो बल लग रहा था वो प्रतिकर्षण प्रकृति का। मतलब ये हम यहां से एक नई बात हमारे दिमाग में आ गई कि एक बल लगता है, यानी कि या तो वो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण यानी विपरीत प्रकृति का लगेगा इधर, या फिर आकर्षण उसको अपनी तरफ खींचेगा। पर यहाँ एक बात हमारे समझ में आना चाहिए कि भाई जितना बल ये पहले वाला दूसरे पर लगा रहा है उतना ही ये दूसरा पहले के कारण लगा रहा है। पहले पर दूसरे के कारण जो बल लगा उतना ही बल दूसरे पर पहले के कारण लगेगा और विपरीत प्रकृति का लगेगा। भाई आप अपने आप को एक मान लो आवेश और एक आवेश मुझे मान लो, मैं आपको अपनी तरफ खींच रहा हूं, आप मुझे अपनी तरफ खींच रहे हो। तो पर
परिमाण दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो आवेशों का जो परिमाण होता है बच्चों F12 और F21 वो बराबर होगा। एक चीज और सीख गए, बल लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का लग सकता है, पर जो बल का परिमाण है वो समान है। अभी तक हमने बिंदु आवेश सीखा, हमने ये भी सीखा कि अगर दो आवेश होंगे तो उनके बीच में बल लगेगा। ठीक है भैया, अब वो बल कितना लगेगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए साइंटिस्ट कुलान ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने बताया। ठीक है, समझने के लिए एक ऑब्जर्वेशन हम लोग आपको दे रहे हैं। तो मान लो कि कोई यहाँ पर 2 कूलाम का एक आवेश है और एक 4 कूलाम का आवेश है, 2 आवेश लेके चल रहे हैं, इधर एक Q1 है और ये Q2 है। अब इनके बीच में जो बल लग रहा होगा निश्चित तौर पे वो मान लेते हैं F है, और इनके बीच की दूरी मान लो मैंने यहाँ पर 2R इनके बीच की दूरी मान ली। मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों आवेश हैं, एक -2 कूलाम का आवेश है और एक 4 कूलाम का आवेश है, और दोनों एक दूसरे से 2R दूरी पर हैं। ठीक, तो उनके बीच में F बल लगता है, ये उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया। हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई हमारे पास आवेश है, एक आवेश यहाँ लिया, एक आवेश यहाँ लिया, अब हमने उनके ऊपर देखा तो जब उनको हम विपरीत प्रकृति के थे तो आकर्षण बल लग रहा था, तो उस बल को उन्होंने ऐठन तुला से तोला। ऐठन तुला आपसे पूछ ले कभी परीक्षा में कि भाई कूलाम ने किस तुला का प्रयोग किया था, तो उन्होंने ऐठन तुला का प्रयोग किया था। तो ऐठन तुला की तुलना से उन्होंने क्या निकाला, इसका भार निकाला, बल निकाला, तो ये बल आ गया। फिर अगली बार उन्होंने प्रयोग में थोड़ा सा चेंज किया और इसको उन्होंने सीधे कर दिया 8 कूलाम। अब आप देखो यहां हो रहा था ना, गुणा करने में कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 आ रहा है, यहां गुणा करने में कितना आ रहा है 16, तो सीधे इसका बल क्या हो गया, इसका 2 गुना हो गया, 8 का 2 गुना 8 दूनी 16, तो यानी कि बल कितना हो गया 2 गुना, दूरी वही रखी थी। ठीक, फिर इन्होंने एक और काम किया कि पहले वाले को आवेश को कम कर दो और दूसरे वाले को वही रखा, फिर गुणा किया तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो वापस से बल F हो गया। प्लस माइनस का यहां पर केवल इतना ही मतलब है, आकर्षण और प्रतिकर्षण को बताएगा। यानी कि हमें यह समझ आया कि आवेशों का अगर गुणा करने पर ही बल निर्धारित हो रहा है, तो यानी कि इन दोनों आवेशों का अगर गुणा कर दें तो बल, अगर गुणा करने पर ज्यादा संख्या आ रही है तो बल का मान बढ़ रहा है, जैसा कि यहां हुआ था। हमने आवेश को घटाया, बल का मान कम हो गया, किससे, एक आवेश घटाया, गुणा करने पर बल का मान कम हो गया, तो दोनों आवेशों का गुणा कर रहे हैं। तो हमें यह पता चला कि भाई जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और यहाँ पर धन और ऋण का हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो -8 हो या +8 हो, उससे कोई मतलब नहीं, केवल वो ये बताएगा कि ये आकर्षण प्रकृति का है या फिर प्रतिकर्षण प्रकृति का है। ये एक कहानी आप लोगों की क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या थी कि जो दूरी है, मैंने पहले ही कहा कि दूरी बहुत ज्यादा ली है, पर इसको समझाने के लिए मैं एक काम करते हैं, हम 2 लोगों को यहां पर खड़े कर देते हैं और इन 2 लोगों के हाथ में हमने एक रस्सी पकड़ा। एक रस्सी है आपके पास, एक छोटी सी रस्सी ले लो। अब ये दोनों लोग, एक आप हो गए, एक में हो गया, अब आप उस रस्सी को खींचो। अपन दोनों बहुत पास हैं, अभी हमारी दूरी बहुत कम है, तो आप इधर खींचोगे, मैं इधर खींचूंगा, निश्चित तौर पे मान लो प्रतिकर्षण लगा रहा है, पर बल, दूरी यहां हमारी कम है, ध्यान रखिएगा, दूरी कम है तो हमारा बल स्ट्रॉन्ग होगा, उस रस्सी को हम ताकत से खींचेंगे। ठीक, पर यही दूरी 1 किलोमीटर कर दो, उसी रस्सी बढ़ा दी, अब 1 किलोमीटर दूरी पर आप खड़े, मैं भी खड़ा, आप बल लगाओ, तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सॉरी बढ़ जाए, हाँ बल का मान घट जाएगा, दूरी बढ़ गई ना, दूरी बढ़ गई तो बल का मान घट गया, पास में थे तो कितना स्ट्रॉन्ग खींच रहे थे। ठीक है, तो आप अगर यहां दूरी बढ़ा दे, 2R को 4R कर दे, तो बल का आपका आधा ही हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाता है। तो दूरी बढ़ाने पर जो बल का मान होगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझिएगा बच्चों, मान लो आपकी दूरी यहां से 2 मीटर बढ़ी, 2 मीटर की दूरी है, तो 2 का वर्ग आप करोगे तो ये दूरी बड़ी है, ये बढ़ाएंगे तो ये चीज आपकी घट जाएगी,
यानी कि ये आपका 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 गुना। ठीक है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घट जाएगी, सिंपल सी बात। तो यानी कि 2 चीजें हम लोगों ने निकाली। पहली निकाली कि दोनों आवेशों का जो गुणनफल है उस पर बल के समानुपाती होगा और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक बात मैंने ये कही कि बिंदु आवेशों पे लगेगा। अब आएंगे हम स्टेटमेंट पर, अभी स्टेटमेंट ही खोज रहे हैं इतनी देर से। ठीक, तो साइंटिस्ट कुलाम ने जो बताया, चलो आप इसका स्टेटमेंट देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया बिंदु आवेशों पे लगेगा। पहली कहानी कहां से शुरुआत करी थी मैंने? बिंदु आवेशों से। ये देखो, 2 स्थिर बिंदु आवेशों पर स्थिर विद्युत पढ़ रहे। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, बल किसी भी प्रकृति का हो सकता है बच्चों, आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। लगने वाला बल का जो मान होगा उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, जैसा कि हम लोगों ने कहा F समानुपाती Q1 Q2 इसका परिमाण ले लिया। ठीक, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूसरी बात हो गई। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गई। अभी मैंने एक बात कही थी, आप वापस चलते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। आप यहां आ जाओ। यहां मैं कह रहा हूं कि ये बल और ये बल, देखो एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है। अर्थात आप ध्यान से देखो तो ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है। ठीक है साहब, क्रिया प्रतिक्रिया बल लगता है। अगर इसको मैं क्रिया बल मान लूं इस वाले को, तो ये इसका प्रतिक्रिया बल हो गया। विपरीत दिशाओं में लगते हैं, ठीक, पर विपरीत लगते हैं, बल का परिमाण इनका समान होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल में लगता है। तो चलो मान लो आपने कहा कि सर ठीक है क्रिया प्रतिक्रिया बल लग रहे हैं, हमने मान लिया। तो क्या ये मैंने एक आवेश लिया, इस पर बल लगा दिया F12, एक दूसरा आवेश लिया, इस पर बल लगा दिया F21, क्या ये क्रिया प्रतिक्रिया है? हाँ है, पर ये यहां लागू नहीं होता। ये नियम में तभी लागू होगा जब ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक, तो एक बात ये मुख्य बात है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये ध्यान रखना, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। और चूंकि रेखा के अनुदिश लग रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लग रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स यानी कि केंद्रीय बल भी बोलते हैं। याद रखिएगा, केंद्रीय बल भी हम लोग इसको बोलेंगे। स्टेटमेंट निकाल लिया, परीक्षा में लिखने वाला मामला हो गया। हमारे पास 2 आवेश, ऐसा लिख देंगे 2 आवेश Q1 Q2 हैं, तो उसके बीच में लगने वाला बल ये हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं। दोनों को मिलाने पर, तो जब आप दोनों को मिला दिया तो F समानुपाती Q1 Q2 बाय, समानुपाती का चिन्ह आप हटा दो, यहां पर एक नियतांक आ जाएगा K। प्यारे विद्यार्थियों, इस K का मान पद्धतियों पर निर्भर करता है कि SI पद्धति में है या CGS पद्धति में है। ठीक, तो SI पद्धति में है या फिर CGS पद्धति में चर्चा करें। अगर ये सब CGS पद्धति में है, CGS पद्धति में है, तो आप लोग K बराबर 1 लिख सकते हैं। तो F बराबर आ जाएगा बच्चों Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और बल की इकाई CGS पद्धति में डाइन होती है, तो यहाँ डाइन आ जाएगा। अब हम बात करें यदि SI पद्धति की, तो SI पद्धति में बच्चों इस K का मान 1/4 पाई एस्पाइलॉन नॉट, और ये एस्पाइलॉन नॉट जो है ये क्या है, तो इसको विद्युतशीलता बोलते हैं। एस्पाइलॉन नॉट क्या हो गया? विद्युतशीलता। और नॉट लगा के बोल रहे हैं तो वायु या निर्वात में विद्युतशीलता, वायु या निर्वात में विद्युतशीलता एस्पाइलॉन नॉट है। अब हम लोगों ने इसमें जो हमारा सूत्र है उसमें मान रखा। जो सूत्र हमारा क्या है? सूत्र हमारा ये है कि भाई F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इस K की जगह क्या रखूंगा मैं? 1/4 पाई एस्पाइलॉन नॉट। तो F बराबर बच्चों मैंने रखा यहाँ पर 1/4 पाई एस्पाइलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चूंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है तो मैंने यहाँ पर न्यूटन लिख दिया। ठीक, ये सामान्य सी बात है।
हालांकि इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी हमें पता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणित 10 की घात। ठीक, अब बच्चों इसके पीछे इकाई लगानी ना, तो निकाल लो, इस आर्क का इंटू इधर कर दो FR स्क्वायर, और ये डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा Q1 Q2। तो प्यारे विद्यार्थियों 9 गुणित 10 की घात 9, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, दूरी का हो गया मीटर वर्ग, आवेश का हो गया कूलाम इंटू कूलाम। तो 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर वर्ग कूलाम स्क्वायर, यानी कि F की जगह हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर वर्ग पर कूलाम स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम हो गया, है ना। इसकी जगह सॉरी यहाँ पर Q1 Q2 बाय ये रही। ठीक, तो क्या हो गया, मैं एक बार और लिख देता हूँ, F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यह नियम। ठीक है भैया, अब हमने कुछ चीजें और सीखनी है यहाँ पर। ये लिखने का तो हो गया हमारे पास, पर जब हमने लिख लिया कि भाई F बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, अभी मैंने आपको लिखाया ये किसकी वैल्यू है 9 गुणित 10 की घात 9, तो ये हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मान है। तो अब आपको यहाँ पर इस एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक निकालना है। तो इसका मात्रक निकालने के लिए, इसका मात्रक है हमारे पास, ये देखो किसका, 1/एप्सिलॉन की जगह न्यूटन मीटर वर्ग पर कूलम वर्ग लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम का वर्ग। तो अब एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, तो 1/एप्सिलॉन, पहले मात्रक निकाल रहे हैं, इसको ऐसा लिख लेता हूँ भैया। अब इसको उल्टा कर लो, तो ये हो गया कूलम वर्ग बटे न्यूटन मीटर वर्ग, या फिर हम लोग ऐसा भी लिखें कूलम वर्ग न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, या लिखो कूलम वर्ग प्रति न्यूटन मीटर वर्ग, ये तरीका होता है। ठीक, ये तो हो गया इसका मात्रक। अब इसका मान निकालना है, तो मान निकालने का भी इजी तरीका भैया, इस 4 पाई का गुणा इधर कर दो, इसके साथ इस 4 पाई का गुणा कर दिया। अब इसको भी उल्टा कर लिया, 1/4 पाई गुणित 9 गुणित 10 की घात 9, पाई का मान 3.14 रख देना। तो इस मान को हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने पर आएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणित 10 की घात -12, और इसकी यूनिट इकाई हम लोग यहाँ निकाल चुके, कूलम वर्ग न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। प्यारे विद्यार्थियों ये यूनिट जरूर आप रट्टा मार लीजिएगा, ये बहुत काम की है। हम लोग एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे, अभी हमने जो पढ़ा वो फिर लिख देते हैं, 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे। प्यारे विद्यार्थियों मैं मान के चलूं कि मेरे पास दो आवेश हैं, दोनों आवेश मेरे पास 1 कूलम के हैं, और ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। दो आवेश हैं, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कुछ नहीं करना है, सामान्य गणित लगाया, सामान्य गणित लगा लो भैया, 9 गुणित 10 की घात 9, आवेश की जगह रखा 1, 1 गुना 1, 1 का वर्ग, टोटल आ गया 9 गुणित 10 की घात 9, बल का मात्रक न्यूटन। अगर मैं ये कहूं, अच्छा दोनों धनात्मक हैं, ये भी क्लियर हो गया। तो यदि दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो वो एक दूसरे को 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन के बल से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये एकांक आवेश की परिभाषा, ये 9 गुणित 10 की घात 9 है। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं चीजों को। अब ये पता लगाना है आपेक्षिक विद्युतशीलता और पराविद्युता। हमने अभी विद्युतशीलता पढ़ी, और कहाँ पढ़ी, वायु या निर्वात में। जो अभी हमारा हल है वो कहाँ है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको हमने पढ़ा, ये कहाँ पढ़ा, वायु या निर्वात में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी माध्यम में। ठीक, तो माध्यम में आप वो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन लिख देंगे। तो क्या बल पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है, तो हाँ बल का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, सॉरी माध्यम का प्रभाव पड़ता है, तो हाँ पड़ता है। कैसे पड़ता है उस पर अपन चर्चा करेंगे। आपेक्षिक विद्युतशीलता को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। अब मैं मान लूं कि मेरे पास दो आवेश हैं
Q1 Q2 जो r दूरी पर रखे हैं। अगर मैं इन दोनों आवेशों को वायु या निर्वात में रखता हूं तो वायु या निर्वात में इस पे लगने वाला बल किससे निकाला? ये कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में इन आवेशों पे लगने वाला बल, ठीक है, Q1 Q2 पर। तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको कहाँ निकाल रहे हैं? वायु में निकाल रहे हैं, तो यहाँ मैंने वायु लिख दिया। अब हो गया ये 1/4 पाई एस्पाइलॉन नॉट या एस्पाइलॉन नॉट, ये क्योंकि अपन कहाँ निकाल रहे हैं? वायु में। और Q1 Q2 बटे r वर्ग, ये वायु का मामला हो गया। अब आपको माध्यम में चाहिए तो माध्यम में निकाल लो भाई। तो इन आवेशों से माध्यम में जो बल होगा वो निकाल लेते हैं। तो माध्यम में क्या हो जाएगा? 1/4 पाई, यहाँ एस्पाइलॉन करो, ये माध्यम में हो गया। इसको आप समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो। चूंकि आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालनी है, रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, तुलना करनी है, तो तुलना करेंगे तो F वायु को यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से आप भाग लगा देंगे। तो F वायु बटे F माध्यम, ठीक। तो F वायु 1/4 पाई एस्पाइलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r वर्ग बटे 1/4 पाई एस्पाइलॉन नॉट, सॉरी एस्पाइलॉन है नीचे, तो Q1 Q2 बटे r वर्ग। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ आया 1/एस्पाइलॉन नॉट 1/एस, जब भिन्न के बटे में भिन्न थी। अभी अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया F वायु बटे F माध्यम बराबर, ये क्या हो जाएगा? जो आपका एस्पाइलॉन है ये ऊपर चला जाएगा, एस्पाइलॉन अपॉन एस्पाइलॉन नॉट, ठीक। यानी कि अगर तुलना करें तो ये, क्योंकि विद्युतशीलता की तुलना कर रहे हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी, या इसका एक नाम और है जिसको हम पराविद्युतांक कहते हैं, इसको मैं K से दर्शा रहा हूं यहाँ पर। तो क्या होता है कि अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा देनी है तो आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि किसी माध्यम में विद्युतशीलता और वायु या निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि किसी वायु या निर्वात में आवेशों पे लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में आवेशों पे लगने वाले बल के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं, ठीक। ये कहानी हो गई पराविद्युतांक के बारे में। कई बार क्या करते हैं हम लोग कि जैसे ये आपका एस्पाइलॉन आ रहे हैं, जैसे यहाँ माध्यम में लिखा मैंने एक F माध्यम 1/एस्पाइलॉन, तो इसकी जगह हम लोग कई बार क्या करते हैं कि F बराबर 1/एस्पाइलॉन की जगह, अब एस्पाइलॉन नोट की जगह इसको क्या करा, इंटू इस K के साथ कर दिया। तो कुछ किताबों में एस्पाइलॉन नोट K ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाता है। तो इस K के बारे में ये ध्यान रखना, ये K का मान है से पराविद्युतांक जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है, इसकी वैल्यू माध्यम पर डिपेंड करेगी। और जो डिपेंड करेगी K का मान, तो K का मान सदैव 1 से अधिक होता है, ये ध्यान रखना हमको। एक तो K का मान सदैव 1 से अधिक होता है, और जब सदैव K का मान 1 से अधिक होता है, तो जब 1 से अधिक इसका मान है, तो हमेशा जब भी आप आवेशों को किसी माध्यम में रखेंगे तो बल का मान कम होगा, बल का मान घट जाएगा, एक कहानी। दूसरी बात, इस K का मान जो जल के लिए यानी पराविद्युतांक का मान जल के लिए 80.4 होता है, और धातु के लिए इसका मान अनंत होता है। यह याद रखिएगा कि भाई जल के लिए 80.4, धातु के लिए अनंत, और वायु या निर्वात में इस K का मान 1.005 के आसपास 5.854 ऐसा कुछ होता है, जो कि 1 से अधिक होता है। हम लोग कह सकते हैं कि वायु या निर्वात में पराविद्युतांक का मान 1 होता है, ठीक है। तो क्या परिभाषाएं निकली, ये लिखी हुई है कि हवा या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों पर लगने वाला बल F1 और उतनी ही दूरी पर रखे उन आवेशों पर लगने वाला बल F2 माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। हमने लिखा K बराबर F1/F2, या फिर किसी माध्यम का पराविद्युतांक उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता या निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को के बराबर होता है,
ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, ये यहाँ पर स्पेलिंग मतलब जो मात्रा है, जो लिखावट है इसमें थोड़ी सी गलती है अक्षर की, इस प्रकार से विद्युतशीलता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपेक्षित विद्युतशीलता। हमने ये सीख लिया कि जब भी हम किसी माध्यम में इसको रखेंगे तो बल का मान घट जाएगा। ठीक, अगले बढ़ते हैं, कूलॉम के नियम की सीमाओं पे चर्चा करते हैं, इनकी सीमाएं क्या हैं। तो पहली बात तो हमें कहाँ से मिल गई, नियम के अंदर से ही मिल गई। नियम के अंदर मैंने क्या कहा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो बिंदु आवेश यानी कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। फिर स्थिर वाली बात भी आई थी, तो यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक है भैया, एक और सीमा है, दूरी से रिलेटेड है। इसको अत्यधिक दूरी यानी कि लगभग किलोमीटर में, यानी कि 10⁻15 मीटर के आसपास की बात करें, और न्यूनतम दूरी जैसे परमाणु के अंदर की हम लोग बात करें तो वो 10⁻−15 मीटर तक के लिए ये सत्य होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस भी है, महत्व भी है। पहला महत्व तो कि भाई ये जो साइंटिस्ट कूलॉम हुए, इन्होंने इस नियम को प्रयोगशाला में किया, यानी कि यह एक प्रायोगिक नियम है। ठीक है, दूसरी बात कि मान लो ये दो आवेश हैं Q1 Q2, ठीक, इन दोनों की दोस्ती बढ़िया चल रही है, इन दोनों के जीवन में कोई तीसरा आवेश आ गया Q3, तो होता यह है कि इन दोनों के जीवन में ये तीसरा आवेश इस Q1 से इसकी दोस्ती हो गई। अब इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक बल लगने से इन दोनों के बीच में लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर उनके पास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, और आगे बढ़ते हैं। अब इसका सदिश रूप भी आप लोगों को बता देता हूं। देखो, सदिश रूप के लिए आपको समझने की जरूरत है कि मान लो ये आवेश आपका Q1 आवेश, ठीक, इसका स्थिति सदिश अगर मैं देखूं तो इसका स्थिति सदिश हो गया हमारे पास R1। फिर दूसरा एक और आवेश लेता हूं मैं यहां पर Q2 आवेश, इस Q2 आवेश का स्थिति सदिश हम लोगों ने ले लिया बच्चों R2। ठीक, अब दोनों ही धनात्मक लेके चल रहे, तो पहले पर इस दूसरे के कारण बल लगा होगा F12, इस दूसरे पर पहले के कारण जो बल लगा होगा Q2 पर F21। अब यहां पर ये परिणामी जो दूरी है वो निकाल लें, अभी तो मैं इसको R लिख रहा हूं। अब जैसे कि जब हम बात करें F21 की, F21 की बात कर रहे हैं तो दिशा हमारी किधर है, Q1 से Q2 की तरफ। ठीक है, देखें आप, Q1 से Q2 की तरफ, यानी कि फाइनल आपका R2 हो गया और इनिशियल आपका R1 हो गया, मतलब अंतिम बिंदु आपका R2 और प्रारंभिक बिंदु R1, तो R2 माइनस R1, इसको हमने लिखा R21। ठीक, जब हम बात करें किसकी, F12 की, अब आपका जो दिशा है Q2 से Q1 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ है। ठीक है, तो अब आपका जो फाइनल है, अब जो आपका यहां पर फाइनल है वो क्या हो गया, 2 से 1 की तरफ। तो अब हमारे पास 1 माइनस 2, R1 माइनस R2, ये फाइनल है आपका 2 से 1 की तरफ, यानी 1 पर आए अपन R1 पर, फिर R1 माइनस R2, तो इसको मैंने लिखा R12। ठीक, ये इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 1 से 2 की ओर, 2 से 1 की ओर। ठीक, सदिश रूप लिखने का एक ही तरीका है, जैसे बल का ये सूत्र हमें याद है, अब इसका हमको सदिश रूप लिख रहे हैं, तो ये जो दूरी R है, ये यहां पर एक एकांक सदिश आपको लेना है। तो अब एकांक सदिश जब मुझे लेना है तो मैं एकांक सदिश के बारे में चर्चा कर लेता हूं। एकांक सदिश का सूत्र कक्षा 11वीं में पढ़ते थे,
जिसका परिमाण 1 होता है, हमें याद है, ये हमने लिख दिया। अब अगर मैं R12 के लिए लिखूं तो क्या होगा बच्चों, R12 के लिए एकांक सदिश लिखें तो ये हो जाएगा R12 अपॉन R12, मैग्नीट्यूड मैंने एरो हटा दिया, मैग्नीट्यूड में लिख दिया सीधे। फिर R21 की बात करें, इसको कैसे लिखोगे, R21 अपॉन, अब यहां देखो ये R2 माइनस R1 है, ये R1 माइनस R2 है। अगर मैं R1 माइनस R2 को R2 माइनस R1 करना चाहता हूं तो माइनस कॉमन लूंगा कि नहीं, ठीक। और R1 माइनस R2 किसके इक्वल है, R12 के, और R2 माइनस किसके इक्वल है, R21 के। तो R12 इज इक्वल टू माइनस R21। तो ये एक बात अपने दिमाग में हो गई कि जो R12 है वो किसके इक्वल है, R21 के, इसका एकांक सदिश इसके बराबर, ठीक। तो अब हम लोग देखें कि Q2 पर Q1 के कारण बल, तो इसको कैसे लिख दोगे भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या आ जाएगा, ये किसके लिए निकाल रहे हैं, Q2 पर Q1 के कारण, 2 पर 1 के कारण, तो यहाँ क्या आएगा, 2 1 आ जाएगा, और यहाँ भी आपका 2 1 आ जाएगा। इसी टाइप पर हम Q1 पर Q2 के कारण बल निकालें तो आप लोग लिख दोगे F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 किया गया, ठीक है बच्चों। अब आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं इस R21 की जगह R12 लिख सकता हूं तो ये दोनों में माइनस का डिफरेंस है, तो अपन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 होगा। और ये क्या है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। तो हम ये कह सकते हैं कि कूलॉम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। एक बात, कहीं कहीं क्या होता है कि इसको क्यूब में लिखा हुआ मिल जाता है, इसी को लिख देता हूं। अगर मेरे को इसको इस तरह से लिखना है, अब ये जो R21 है इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं, तो R21 को आपने ऐसा लिख दिया, और इस R21 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो प्यारे विद्यार्थियों कहीं कहीं बार आपको R21 क्यूब इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है। हालांकि सदिश आपने बहुत अच्छे से कक्षा 11 में पढ़ लिए हैं, तो सदिश रूप लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर सदिश रूप पर डिटेल में भी आ सकता है, तो इस प्रकार से कर दें। डायरेक्ट लिखना हो तो डायरेक्ट ये हो गया, हालांकि 1 या 2 नंबर में पूछते हैं तो डायरेक्ट सदिश रूप भी आप लोग लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब एक सवाल लेते हैं कि दो अज्ञात आवेशों Q1 Q2 के बीच की न्यूनतम बल होगा, न्यूनतम बल कितना हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों आवेश अज्ञात हैं और उन पर न्यूनतम बल निकालना है। तो आवेशों पर जो न्यूनतम आवेश होता है, किसी भी आवेश पर, किसी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होता है वो कितना होता है, तो हमें याद है न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है E, और इस E के बारे में मान भी हमें पता है, ठीक। यहाँ दूरी हमको दे नहीं रखी है, कोई बात नहीं। तो बल हमें निकालना है तो हम कहाँ से निकालेंगे, कूलॉम के नियम से। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। इस Q की जगह और Q2 की जगह क्या रखना पड़ेगा बच्चों, E रखना पड़ेगा, तो E गुणित E बटे वर्ग। तो प्यारे विद्यार्थियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E वर्ग बटे R वर्ग। अगर आपको इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कुछ दे दे तो वो दूरी रख दें, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ रख दें, तो आप संख्या में भी इसको निकाला जा सकता है। तो आप डायरेक्टली याद रखने के लिए न्यूनतम बल आपका ये हो गया, या फिर 9 × 10⁹ E वर्ग बटे R वर्ग। ये इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला न्यूनतम बल है, ठीक। फिर अगला सवाल है कि वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 कूलॉम और -1 कूलॉम परिणाम के 2 आवेश हैं, उनके बीच में बल का निर्धारण कीजिए। बहुत सरल है, सारी चीजें आपको दी है, पूरा पका पकाया है। 1 मीटर है
दूरी 1 मीटर है, आवेश आपका 2 कूलाम है और दूसरा आवेश आपका -1 कूलाम है। बल निकालना है, सूत्र लगा दो भैया। तो डायरेक्ट लगाओ आप, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ Q1 का मान 2, Q2 का मान 1 और दूरी का मान हो गया यहाँ 1 का वर्ग। तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 × 10⁹ इसको आप लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻, कितना 10। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं। दो प्रोटोनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻15 है। 4 × 10⁻15 मीटर उनके बीच की दूरी है। तो उन प्रोटोनों पर लगने वाले बल को आपको कैलकुलेट करना है। क्योंकि प्रोटोनों की बात कर रहे हैं तो प्रोटोनों पर जो आवेश होता है वो हमें पता है। प्रोटोनों पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ये प्लस में होता है। दूरी हम लोगों को दे दी है भैया 4 × 10⁻15 मीटर। हमें क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं दिया है, आवेश दिया ही नहीं है, तो फिर बल कैसे निकाले। तो घबराना नहीं, क्या दिया है उसको समझो और उत्तर आ जाएगा, बहुत सरल है। ठीक है, बहुत सड़े सड़े सवाल करवा रहा हूँ। 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे आर वर्ग, ये सूत्र आपको पता है कूलाम के नियम से। तो 9 × 10⁹ आर Q1 की जगह 1.6 × 10⁻19 गुणित 1.6 × 10⁻19 बटे में आ जाएगा 4 × 10⁻15 का वर्ग। हल करें, ये हो जाएगा 9 × 1.6 में 1.6 का गुणा करो, कितने आते हैं 16 का वर्ग 256 यानी कि 2.56 और 10⁻9 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो गए 19 और 19 38। नीचे वर्ग हो जाएगा 16 × 10⁻30 गुणा करो 9 का 9 छंग 54 हासिल का 5 9 5 45 और 5 50 हासिल का 5 18 और 5 23 23.04 बटे 16 गुणित 10⁻, ऊपर हो गए थे 29 और प्लस नीचे से चले गए 30। अब इस 16 से भाग लगा दो तो बच्चों हो जाएगा 16 एकम 16। अब बचे कितने 16, 4 और 3 7 70 16 चौक 64। ठीक, फिर कितने बचे 6 बचे 16 चौक 64, 2 अंक बाद दशमलव 1.44 गुणित 10 का गुणा करा 14.4 न्यूटन का बल इस पर लगेगा। ठीक है, अब थोड़े से और एडवांस लेवल के सॉल्व लेते हैं। अब एडवांस लेवल का लेने का मतलब हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लिया। बच्चों जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो अभी एग्जाम्पल देखें आप, तो ये वाला एग्जाम्पल 1.9 वाला है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल कूलाम के नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का नियम ही बल आवेशों द्रव्यमानों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने पढ़ लिया है ये, आपने दो चीजें अभी पढ़ा हमने, ये तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, पर क्या गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा आप लोगों ने कक्षा 11 में, पूरा चैप्टर था, तो उसमें ये पढ़ा होगा कि F समानुपाती m1 m2 F व्युत्क्रमानुपाती r वर्ग, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलता की तुलना करना है। हमें गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल निकालना है और हमें इनकी तुलना करनी है किसकी, प्रबलता की। ठीक, तो हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच विद्युत बल के बीच की दूरी हम लोगों ने r ली है। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर दोनों पर आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश E होता है और यहाँ हम परिमाण की चर्चा करते हैं, पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होने की वजह से इनमें आकर्षण बल लगता है, तो यहाँ माइनस साइन मैंने लगा दिया। तो माइनस साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि इनकी कौन सी प्रकृति है, ये आकर्षण प्रकृति का इनमें बल लगता है। तो Q1 Q2 मतलब E गुणित E, आपके पास जो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 यानी E गुणित E बटे आर वर्ग, E में E का गुणा कर दिया तो ये हो गया E वर्ग बटे आर वर्ग। ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ लिख दिया। ठीक,
अब इसको एक समीकरण दे दो और इसको दो समीकरण दे दो। इस एक समीकरण को दो समीकरण से हमने भाग लगाया, इसमें केवल एक चीज कैंसिल होती है, वो होती है दूरी, क्योंकि दूरी हम लोग बराबर ले रहे हैं, दोनों को बराबर दूरी पर रख रहे हैं। कैंसिल करने पर आप लोगों का ये आ गया। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दें, ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू क्या होती है, तो 1.6 गुणित 10 की घात -19 होती है, ये रख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणित 10 की घात 9 होती है, वो रख दिए। गुरुत्वाकर्षण का मान 6.67 गुणित 10 की घात -11 होता है, वो रख दिया। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, वो हमने रख दिए, इनको कैलकुलेट करा तो ये उत्तर आ गया। आर दूरी पर स्थित दो प्रोटॉन, अब ये उत्तर आ गया आपका किसका, तो यहाँ देखिए पहले कि 2.4 गुणित 10, अगर दोनों एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर बल लगता है तो हमें ये मिला कि जो Fe अपॉन Fg है वो आ रहा है 2.4 इंटू 10 की पावर 39। तो जो Fe है इसका इंटू उधर कर दो, तो जो Fe है वो Fg से कितने गुना आया, 10 की घात 39 गुना आया। ठीक, तो Fe Fg से 10 की घात 39 गुना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। इसी प्रकार r दूरी पर दोनों प्रोटॉनों के बीच की अगर हम विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें तो तरीका सेम रहेगा, पर यहाँ पर जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, तो दोनों के द्रव्यमान रखे थे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखा, प्रोटॉन का रखा, परंतु अब यहाँ दोनों ही जगह पर हमको द्रव्यमान रखना पड़ेगा प्रोटॉन का। दोनों जगह प्रोटॉन का द्रव्यमान रखा और कैलकुलेशन करी, 10 की घात 36 गुना आया। तो ये भी 10 की घात 36 गुना क्या आया, प्रबल आया। ठीक, यानी कि ये जो लाइंस लिखी है इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यहां पर दो बलों के चिन्हों में अंतर है। दोनों प्रोटॉनों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षी है, ठीक, तथा कूलॉम बल प्रतिकर्षी है। आप अगर बात करें इसमें दोनों प्रोटॉनों के लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा ही आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि दोनों अगर धन आवेश है, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर इस पर भी धन, इस पर भी धन, तो धन धन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो एक प्रतिकर्षण प्रकृति का, एक आकर्षण प्रकृति का है। नाभिक के भीतर इन बलों के वास्तविक मान जो देखे गए, इलेक्ट्रॉन पर लगभग 230 न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण बल 10 की घात -34। तो ये भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो है यानी कि स्थिर विद्युत बल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें यहाँ से एक बात सीखने को मिली, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। फिर बात करें एक प्रोटॉन द्वारा, क्योंकि अब हमें एक चीज और निकालनी है, एक प्रश्न और है इसमें कि इनके क्या निकालना है, त्वरण का आकलन कीजिए। बी वाले में क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पारस्परिक आकर्षण विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण का भी आकलन करना है। तो त्वरण का आकलन करने के लिए हमें इनके अलग अलग बल भी निकालने पड़ेंगे। तो भाई दोनों एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन हो या फिर दोनों प्रोटॉन हो तो उनका जो बल का परिमाण होता है वो समान होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके। तो एक प्रोटॉन पर एक इलेक्ट्रॉन आरोपित विद्युत बल का परिमाण और एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक प्रोटॉन आरोपित बल के समान होता है। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, इस प्रकार बल का परिमाण है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो बल है, स्थिर विद्युत बल है, वो हम लोग इस सूत्र से निकाल लेंगे। इसका मान 9 गुणित 10 की घात 9 लिखें या फिर ये लिखें। ई का मान हमें पता, आर आपको 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है और 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर होता है, वो यहाँ रख देंगे। हल करेंगे तो ये आएगा। हमने न्यूटन की गति का दूसरा नियम F बराबर ma पढ़ा हुआ है। आपको त्वरण निकालना है तो F/m। F आप लोगों ने ये निकाल लिया और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रख दिया। हल करेंगे तो ये त्वरण आ जाएगा। इसी प्रकार प्रोटॉन के लिए अगर आप निकालोगे तो बल का परिमाण तो समान आएगा ही, पर द्रव्यमान अलग हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणित 10 की घात -27 होता है। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों में त्वरण अलग अलग आया। तो गुरुत्वीय त्वरण की तुलना करने पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति पर गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन की गति पर गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव बहुत बिल्कुल नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। प्रोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन पर कूलॉम बल क्रिया के अधीन इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न त्वरण से अधिक है। यानी प्रोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो कूलॉम बल की क्रिया के अधीन इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, अधिक होता है। 10 की घात 22 है और यहाँ 10 की घात 19। हमने क्या सीखा, अभी कुछ चीजें सीखी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं।
तो समानता पहले ढूंढ लेते हैं, असमानता बाद में ढूंढेंगे। पहली समानता ढूंढते हैं। पहली समानता हो गई आपकी, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। हमने पढ़ा है F व्युत्क्रमानुपाती R वर्ग। कूलाम के नियम में भी लाइन आई कि भाई उनके बीच में लगने वाला बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और गुरुत्वाकर्षण के नियम में भी आई थी जो न्यूटन वाला है। दोनों बल वैक्यूम में लगते हैं, लग सकते हैं, निर्वात में भी काम करता है कूलाम बल, माध्यम में भी करता है, निर्वात में भी करता है। तो निर्वात में भी दोनों क्रियाशील होते हैं। दोनों बल संरक्षी होते हैं। ये बात मैंने कही थी कि जो ये बल लगते हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं, और हमने इसीलिए इनको एक तो केंद्रीय बल होते हैं, एक कहानी तो ये मैंने बताई आपको, ठीक। और दूसरा ये इनके पथ पर निर्भर नहीं करते। तो ये क्या होते हैं, दोनों बल संरक्षी होते हैं। इस पर और विस्तार से हम संरक्षी बल के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो दोनों बल क्या होते हैं, संरक्षी प्रकृति के होते हैं, और दोनों बल केंद्रीय बल हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब असमानताएं क्या है, तो असमानता पहली तो ये है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का है, जबकि पढ़ चुके हैं भैया विद्युत बल आकर्षण का भी लगता है, प्रतिकर्षण का भी लगता है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति का होता है। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। अभी हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में देखा था 10 की घात 39 गुना आया था, या दोनों प्रोटोनों के लिए देखा था तो 10 की घात 36 गुना आया था, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रबल होता है। विद्युत बल आवेशों के बीच कुचालक माध्यम होने पर घट जाता है। विद्युत बल को आप किसी माध्यम में रखोगे तो वो घट जाएगा, हमने ये पढ़ चुके हैं। हमने ये कहा था कि आप इसे किसी माध्यम में रख दें, स्पाइलान की जगह रख दें, या फिर आप लोग इसमें इसको ऐसा लिखें कि 1 स्पाइलान नॉट के। और मैंने कहा था कि भाई ये जो के हैं पराविद्युतांक हैं, या फिर ये पराविद्युतांक हैं, इसका मान जो है माध्यम पर निर्भर करता है। मैंने धातु के लिए बताया था इसका मान अनंत होता है, ठीक है। यानी कि आप किसी इसे बीच कुचालक माध्यम में अगर इसे रखेंगे, किसी माध्यम में रखेंगे, तो इसका मान घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि पराविद्युतांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की उपस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितनी सारी चीजें आज हमने सीखी, कूलाम का नियम लगभग हमने सीखा। अगले वाले वीडियो लेक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा आवेशों, कई आवेशों के लिए हम लोग विद्युत बल पे चर्चा करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करेंगे। तो काफी फैला हुआ चैप्टर है, मैं शुरुआत में ही कह चुका हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।